अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सैम एकेडमिया की तरफ से जो सी शार्प ट्यूटोरियल्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसका लेक्चर 4 है। आज के लेक्चर में जो हमने बातें डिस्कस करनी है उनमें पहली बात ये है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। और पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो कंस्ट्रक्शन है उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स क्या होती है, इफ क्या होती है और स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, और लास्ट पे जो है और हम साथ साथ इसका डेमो भी करते हैं। स्टूडेंट बात सुनिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बेसिकली किस चीज़ का है? कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए उसमें क्या होता था, पहले की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, उसके बाद दूसरी होती थी, फिर तीसरी, यानी जितनी हमने लिखी होती थी ना, 1 बाय 1 सारी एग्जीक्यूट होती थी। तो वो स्ट्रक्चर था सीक्वेंस स्ट्रक्चर। कौन सा था? सीक्वेंस स्ट्रक्चर, यानी हम सीक्वेंस सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता था, तो उसको हम बोलते थे सीक्वेंस स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अलावा चाहते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि एक एग्जीक्यूट हो और फिर कोई स्किप और नेक्स्ट चले जाए। मतलब मैं चाहता हूँ 1 के बाद स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि 1 के बाद 3 पे आ जाए डायरेक्ट, यानी हम जो है कोई डिसीजन लें और किसी को स्किप कर दें। जब भी डिसीजन लिया जाता है, ये बात इन में रखें, चॉइसेस को में से किसी ना किसी को स्किप किया जाता है। अगर सीक्वेंशली आप करेंगे तो आप किसी को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप डिसीजन लेंगे तब देन आपको किसी ना किसी को स्किप करना पड़ेगा। मतलब आप कहते हैं स्टेटमेंट 1 के बाद 3 होना चाहिए, आपका डिसीजन है, तो फिर आप 2 को स्किप कर देंगे। जब आप स्किप करने पे आते हैं, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिसीजन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? ये आपकी स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि किसी ना किसी कंडीशन पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो अंदर वाली स्टेटमेंट चलती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वो उस स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। अभी तक सिर्फ आपने ये बात इनमें रखनी है, जो डिसीजन स्ट्रक्चर होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर हम जो है स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते थे, लेकिन डिसीजन स्ट्रक्चर में हम किसी ना किसी को स्किप करेंगे। और किस बेस पे स्किप करेंगे? उसको डिसीजन की बेस पे स्किप करेंगे, वो कंडीशन की बेस पे स्किप करेंगे। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। कंडीशन होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो देन उसके आगे वाली स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी। तो इसकी एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में एक होता है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। ये भी इसकी मैं डिस्कशन नहीं करने जा रहा, जस्ट मैंने आपको बताई है कि 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंस, डिसीजन और आइटरेटिव। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट वीडियो में होगी जब इसका टॉपिक आएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के डिसीजन कंस्ट्रक्ट। उसके जो मेजर एग्जांपल है वो है इफ एल्स, इफ एल्स इफ और स्विच। तो 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं। इफ एल्स क्या होता है जी स्टूडेंट? ये देखेंगे स्टेटमेंट है जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, और एक ये स्टेटमेंट है। मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने का एक क्राइटेरिया रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? क्राइटेरिया। मैं कहता हूँ इफ अगर वो कंडीशन ट्रू हो देन ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, दूसरी कोई स्टेटमेंट चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, क्योंकि एग्जाम का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिसके 100 में से 33 मार्क्स आएंगे वो पास होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? फेल होगा। क्या होगा? फेल होगा। हमने क्राइटेरिया रखा है। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट पास करना चाहता है 100 में से 3 मार्क्स होने चाहिए। इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 देन वो स्टूडेंट क्या होगा? पास होगा, अदरवाइज एल्स फेल होगा। मतलब क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू हो देन उसके बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी ना फिर एल्स के बाद वाली चलेगी। दोबारा सुन लें, इसकी हम एग्जांपल देते हैं। तो ये जी, अब मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ ना, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट मार्क्स का किया। अब मैं स्टूडेंट जो है ना रन टाइम पे वैल्यू लूँगा इंटीजर की, ठीक है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक, पैरेंथेसिस, और इधर हम लिखेंगे एंटर मार्क्स। ओके, अब ये मार्क्स एंटर होंगे। अब मेरी बात सुने, ये हमें शो होगा स्क्रीन पे। अब जो मार्क्स हैं उसको स्टोर भी तो करवाना है ना किसी में, तो इस वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो आपको पता है जब रन टाइम पे कोई भी इनपुट लेनी होती है तो किसके जरिए लेते हैं? कंसोल डॉट रीड लाइन। अब देखिएगा एक एरर आएगा, वो इसलिए आना है क्योंकि ये इंट टाइप का वेरिएबल है, और जो कंसोल रीड लाइन होती है वो स्ट्रिंग कंसिडर कर रही होती है। तो आप स्ट्रिंग को इंट में तो स्टोर करवा नहीं सकते, तो फिर आपको कन्वर्ट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। कन्वर्ट
कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 पैरेंथेसिस में इसको हमने क्लोज कर दिया। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास इंट आ गई। तो अब मैं इसको कंडीशन लगाना है कि ये जो मार्क्स मैं एंटर करूँगा पासिंग मार्क्स हैं या फेलिंग मार्क्स हैं। तो फिर हम लगाते हैं इफ़, लगा दिया। इसके बाद आपको पता है कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि जो आपके मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल कितने होने चाहिए, 33 होने चाहिए। ठीक है, देन वो क्या होगा, पास होगा। तो पास शो करवाना है कि तो कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोटेशन पास। ठीक है, ये आ गया जी। अब अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब अगर उसके मार्क्स 33 या उससे ज़्यादा नहीं यानी उससे कम है, तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट चले। ठीक है, तो वो मैं कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें लिखता हूँ कि फेल हो गया जी स्टूडेंट, या ट्राई अगेन। मैंने अभी आपके सामने इफ एल्स की बात की, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो क्या करेगा, मार्क्स को इनपुट करेगा। ठीक है, अब मार्क्स मैंने कहा है जो हमने बताना है कि जो उसने मार्क्स एंटर किए हैं उससे वो फेल हुआ है या पास हुआ है। तो हमारे पास क्राइटेरिया था मार्क्स जो है वो 33 से आर इक्वल टू होने चाहिए। तो ये हमने इसके अंदर कंडीशन लगा दी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी देन ये वाली चलेगी, अदरवाइज ये एल्स के बाद वाली चलेगी। ट्रू कंट्रोल एस किया, मैं इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करता हूँ। 45 33 से ज़्यादा है तो ये पास होगा। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको दोबारा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करूँ तो अब मैं कहता हूँ इसके मार्क्स हैं 32, तो ये फेल शो होगा। तो आपको इफ एल्स की समझ आ गई है। इफ एल्स के ज़रिए हम एक और बात सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता तो ये भी चलना था, पास भी शो होना था, लेकिन हमने डिसीजन मेकिंग इफ एल्स यूज़ की है। अगर ये बेस कर रहा होता है कंडीशन पे, अगर तो कंडीशन ट्रू हो देन इफ के बाद वाली चलती है, अदरवाइज एल्स के बाद वाली चलती है। स्टूडेंट, हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है इफ एल्स इफ। असल में बेसिकली इसका कंसेप्ट भी वही है जो हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया है इफ एल्स का। इसमें ये होता है, हम कहते हैं अगर तो कंडीशन ट्रू हो, एक कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट चले। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं ना होती तो फिर आपको पता है एल्स के बाद वाली चीज़ चलनी है। तो हम कहते हैं अब आएगा कंट्रोल एल्स के ऊपर। ठीक है, जब एल्स के ऊपर आएगा तो एल्स के आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हमने ना एल्स के आगे एक और लिख दी है इफ, यानी उसके बाद हमने एक कंडीशन लिख दी है। अगर एल्स के इधर से कंट्रोल यहाँ पे आ गए, लिखता हूँ इफ में आया, इफ मैं कहता हूँ जो मार्क्स हैं, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हो। ठीक है, तो ग्रेड क्या होगा, 90 प्लस है, तो फिर हम ग्रेड रखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोटेशन ग्रेड इज ए प्लस। ठीक है जी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर आपको पता है एल्स के बाद वाली चीज़ चलनी है। मैं एल्स के बाद एक और कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं ना होती तो अगर फिर कंट्रोल एस पे आएगा तो इधर एक और कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा अगर 90 से बड़े नहीं है तो हम कहते हैं मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो उसके 80। अगर तो 80 से है तो फिर जो उसकी आउटपुट है उसको हम ग्रेड जो है उसका ए कर देते हैं। ठीक है जी। अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, अगर फिर इधर आ गया, अगर ये भी ट्रू ना हुई तो फिर नेक्स्ट एल्स पे आ जाएगा, एक एल्स। ठीक है, एल्स। अब मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ अब अगर मार्क्स जो है ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 हो, ठीक है, तो फिर क्या हो, फिर जो है कंसोल उसका ग्रेड हम कहते हैं बी प्लस। ठीक है जी, बी प्लस। अगर 70 वाले भी उसके मार्क्स नहीं आ रही यानी ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो फिर एल्स इसके इफ के एल्स पे आएगा। तो मैं इधर लिखता हूँ एल्स इफ एक और कंडीशन मार्क्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू अगर 60 होंगे तो वो क्या कौन सा होगा, ग्रेड बी। इसको लिया, ठीक है जी, कंट्रोल, और यहाँ पे मैंने कहा ग्रेड क्या होगा, बी होगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर नेक्स्ट एल्स के पार्ट में आएंगे, एल्स
इफ़ अगर वो कंडीशन नहीं होती फिर एक और कंडीशन लगा रहे हैं, हम कहते हैं मार्क्स जो है ना ग्रेटर दैन इक्वल हो 50 के, सही है। तो फिर क्या हो, ग्रेड सी शो हो जाए, ग्रेड इज सी। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर मुझे एक और एल्स इफ चाहिए, तो मैं फिर क्या है इधर आता हूँ, इसको कॉपी किया, एल्स इफ अगर मार्क्स जो है 40 या 40 से बड़े हैं देन ग्रेड इज डी, ठीक है जी। अगर 40 से कम मार्क्स हैं, 40% का अगर हम देख रहे हैं तो 40 से अगर कम मार्क्स हैं, स्टूड बात है जब 50 इधर अगर 90 मार्क्स होते, 90 या 90 से ज़्यादा होते इफ़ ये चलना था, अब वो नहीं चली तो इसकी बारी आ गई इफ पे। अगर वो फिर 80 वाले है तो ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये भी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गई है देन इसकी बारी आ गई है, ये 70 वाले चलेगी। अगर ये भी फॉल्स होगी देन इसकी बारी आ गई। और फिर 50, अगर 50 वाला भी नहीं गया तो फिर इट मीन्स वो 40 पे आ गया। अगर 40 या उससे ग्रेटर भी नहीं है तो इट मीन अंडरस्टूड बात है उसके से कम होंगे, तो हम लिखेंगे ग्रेड इज एफ। मैं इसको आपके सामने रन करता हूँ, मैं मार्क्स देता हूँ 92, ग्रेड ए प्लस, ठीक है। और मैं रन किया, अब मैं मार्क्स देता हूँ 85, ग्रेड ए होगा, ए आ गया। अब देन मैंने फिर स्टार्ट विदाउट डिबगिंग की, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ 78, ग्रेड इज़ बी प्लस। मेन ये है कि जो जो हमने लगाए, अब मैं इसका फेलिंग के लिए देता हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना वो हैं 38, हमने 40 का इधर क्राइटेरिया लगाया है ना 38, ठीक है जी। अब ग्रेड एफ आएगा। तो ये था इफ एल्स इफ का सिंटैक्स। तो इफ एल्स इफ क्या होती है, इफ एल्स इफ में आप मल्टीपल कंडीशंस को वन टाइम लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हो आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और पॉसिबिलिटी है इन मल्टीपल कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन चलेगी, देन आप इफ एल्स इफ का यूज़ करते हैं। मतलब पहली चली ठीक है, अगर वो नहीं चलती तो एक और कंडीशन देख लो, अगर ये कंडीशन भी नहीं चल रही तो देन एक और देख लो, अगर ये भी ट्रू नहीं होती फिर आप एक और कंडीशन को चेक करें, अगर ये भी नहीं होती, यानी आप मल्टीपल कंडीशन को अगर एट वन टाइम देखें, अगर एक चली ठीक है, नहीं तो दूसरी देखो, नहीं तो तीसरी देखो, फोर्थ देन, तो फिर हम यूज़ करते हैं इफ एल्स इफ को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी डिसीजन स्टेटमेंट होती है। इसमें होता ये है, बल आता है कोई भी, इसको हम देते हैं वेरिएबल की वैल्यू, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है इंटीजर भी, तो हम उसको ना गैस करते हैं कि वो वैल्यू क्या है। हम सपोज मैं अगर 1 करता हूँ ना, अगर मैंने केस के आगे 1 लिखा हुआ है तो अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ ना तो 1 केस के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ, जितने केसेस हमने दिए हुए हैं, अगर हमारी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इन केसेस से मैच नहीं होती देन वो डिफ़ॉल्ट के बाद वाली चलेगी। दोबारा सुने, इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। ये हमारी जो वैल्यू हम इसको प्रोवाइड करते हैं वो 1 बाय 1 सबके साथ क्या होती है, वो कंपेयर होती है। अगर तो वो जिसके साथ मैच कर जाता है ना, कि जिस केस के साथ n की वैल्यू मैच कर जाती है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये स्विच है, इसके ज़रिए हम एक गेम बनाने लगे हैं, ठीक है। गेम क्या है कि स्क्रीन पे आएगा, हमने कंप्यूटर को ट्रिक देना है उसको, हम कह रहे हैं हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे प्रेस, कंप्यूटर हमें बताएगा क्या वो जो हमने प्रेस किया वो क्या है, ठीक है। तो उसको मैं चेक करने के लिए हम एक गेम बनाते हैं, गैसिंग गेम है, जो गैस करेगा हमने वावल्स एंटर किए या नहीं, ठीक है। तो इसका डेमो देखना आता हूँ, जिसका करैक्टर रखता हूँ या चॉइस जो हम इसको देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग चॉइस होगी। अब कंसोल एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, ठीक है। और ये किस में स्टोर होगा, ये वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। अब आपको पता है ये स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने कन्वर्ट का मेथड फंक्शन रिमूव कर दिया और ये वेरिएबल है चॉइस का, ch ये चॉइस, ठीक है जी। अब हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं स्विच स्टेटमेंट लिखने लगा, उसका सिंटैक्स है स्विच लिखते हैं। इधर हमने ना वो वेरिएबल लिखना होता है जिसको हम गेस कर रहे हैं, तो ये चॉइस वेरिएबल है जिसमें हमने यूज़र से इनपुट ली है, ठीक है। अब हमने लगाई इसकी ब्रैकेट बॉडी आ गई, ये जो एस, ठीक है। फिर उसके बाद डबल कोटेशन में हमने चेक करना है। हमने कहा था ये गैसिंग गेम है, मैं कमेंट्स में लिखता हूँ, ये देखें, इट इज़
guessing game which guess vowels। ठीक है जी, vowels, ठीक है, जो vowels को guess करेगी। तो vowel A होगा, या तो ये केस होगा या फिर कैपिटल ए होगा। इधर मैं कर देता हूँ कैपिटल ए। ओके, अगर ये स्टेटमेंट केस मैच होता है तो फिर क्या हो, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक, वावल, वावल शो हो जाए, ठीक है, वावल। अगर अब इसके बाद हम एक कीवर्ड यूज करते हैं ब्रेक का। यहाँ पे हम ए ई होता है दूसरा, ठीक है, और वावल्स। अब आप, और लास्ट हमारा होता है डिफ़ॉल्ट के बाद हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट तब चलती है जब ये केस भी मैच ना हो। जितने भी हमने ऊपर केस रखे हैं ना, अगर उनमें से हमारी चॉइस जो है, जो हम इनपुट कर रहे हैं, किसी से अगर मैच नहीं ना होगी, देन डिफ़ॉल्ट के बाद वाला चलेगा, ठीक है। अब हम गेस कर रहे हैं वावल्स को, इट मीन सारे ऊपर ए ई आई ओ यू वावल सारे होंगे, ठीक है। अगर हमारा वावल से मैच नहीं होता तो फिर इट मीन वो इनवैलिड होगा जो हम कह रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ इनवैलिड चॉइस। ओके, तो ये भी दो केसेस हैं, इनको मैं रखता हूँ सब ए ई, आगे मुझे आई भी चाहिए, ओ भी चाहिए, यू भी चाहिए, यानी 3 टाइम चाहिए, ठीक है, कैपिटल आई, और यहाँ होगा ओ, और ये कैपिटल ओ, और यहाँ होगा यू, और देन कैपिटल यू, और लास्ट में आएगा डिफ़ॉल्ट। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, डिबगिंग किया हमने। अब देखें, मैं आई रखता हूँ तो आई वावल है ना, तो आएगा वावल्स, ठीक है। अब मैं दोबारा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करता हूँ, मैं लिखता हूँ आर, ये इनवैलिड चॉइस आएगा हमारे पास, ऐसे ही है जी, इनवैलिड चॉइस। तो अब कोई और, अगर मैं ओ करता हूँ, हम प्रेस कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर बता रहा है कि आपने क्या प्रेस किया है, वावल्स। तो ये हमने किया स्विच स्टेटमेंट। तो आपको क्या समझ आई? स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम अपनी चॉइस को गैस करते हैं। ये मैंने वेरिएबल जो है स्ट्रिंग की है, आप इधर इंट टाइप का लिख के 1 2, सपोज इसको आप कर देते हैं इंट टाइप की चॉइस, ठीक है। तो ये आपने इंट टाइप की चॉइस की, तो आपको इधर कन्वर्ट डॉट टू इंट यहाँ करना पड़ा, ठीक है जी। अब ये था इंट है, तो मैं कहता हूँ 1 को देखना है। जब आप इंट करते हैं ना इंटीजर्स, तब आपको डबल कोटेशन नहीं लगाना पड़ती, तो केस एक ही होता है इसका, एंटर्ड 1, ये 1 शो होगा 1। तो इसी तरह अगर ये दूसरा केस है, ये 2 और ये मैं कहता हूँ वो हमें बताएगा कि आपने क्या शो किया है, आपने 2 शो किया है। मैं 3 बस इसके केस रखता हूँ, 3, ठीक है, ये इसको हटाया, और हम ये बताएगा कि आपने 3 किया। अब 3 के अलावा मैं डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ कि इनके अलावा कोई कुछ भी होगा, अगर इनके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो उसको डिफ़ॉल्ट कंसीडर करें और कहे इनवैलिड चॉइस। डिबगिंग 2 किया, शो हो गया, ठीक है। फिर मैंने दोबारा इसको विदाउट डिबगिंग किया, अब मैं 3 करूँगा, 3 शो होगा। अब मैं अगर 4 करूँगा तो 4 चूँकि हमने इसके केसेस में रखा नहीं हुआ, तो 4 की दफ़ा वो शो करेगा इनवैलिड चॉइस। ओके जी, इनवैलिड है। ये थी स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि जब आप हेल्पलाइन अपने फ़ोन से करते हैं तो वो आपको कहते हैं उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएँ, अगर आप इंग्लिश चाहते हैं तो आप 0 दबाएँ। यानी आप अगर 1 दबाएंगे तो उसके बाद जो भी आगे प्रोग्राम होगा वो उर्दू में हो जाएगा, अगर आप उधर 0 दबाते हैं तो इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर आप 1 करते हैं तो 1 के बाद आपने जो, इस केस 1 होता है, 1 के बाद आपने जो कुछ भी लिखा होता है ना इसमें, वो सारे का सारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अगर आप 2 दबाएंगे तो 2 के बाद जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये थी आपकी स्विच स्टेटमेंट। 3 चीज़ें देखी हैं कि
इफ़ क्या होती है, इफ़ एल्स क्या होती है, इफ़ एल्स इफ़ क्या होती है और स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। अगर आपको समझ आए काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।